हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पायर मैथ। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कवर कर लिया है। ये हमारा चैप्टर 3 है, ठीक है। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 यूनिट 2 में कवर कर लिया है। जो भी हमारा ग्रुप थ्योरी का बेसिक पार्ट था, ग्रुप क्या थे, एग्जाम्पल्स क्या थे और डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, बाकी सारी चीजें हमने बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस कर ली। और जो लोग देख रहे होंगे वो तो जानते भी होंगे। उसके बाद अब चैप्टर 3 में आता है कि कॉसेट लैग्रांज थ्योरम, इट्स कंसिक्वेंसेस। मतलब कि इसमें कॉसेट पढ़ना है। कॉसेट की हेल्प से हम नॉर्मल सब ग्रुप पढ़ेंगे, नॉर्मल सब ग्रुप की हेल्प से हम क्विसेंट ग्रुप पढ़ेंगे। उसके बाद लैग्रांज थ्योरम क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अब की बार पूछी जाएगी, 100% आप समझ लीजिए, क्योंकि लैग्रांज थ्योरम पे क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। और उसके कॉन्सिक्वेंसेस में क्या पढ़ेंगे, दो चीजें पढ़ेंगे। एक तो इसमें एक रिमाइंडर फाइंड करने के लिए दो थ्योरम आती है कि रिमाइंडर कैसे फाइंड करें। उसके लिए हम पढ़ेंगे फर्मेट थ्योरम, और एक हमारे पास आती है आयलर्स थ्योरम। आयलर्स थ्योरम, इतना चीज हमको पढ़ना है चैप्टर नंबर 3 में। तो इसको हम 2 लेक्चर में कवर करेंगे, अभी जो हम पढ़ रहे हैं इसमें, और एक लेक्चर इसका और आएगा, है ना। तो यूनिट 2 में आपके टोटल जो है 10 लेक्चर हो जाएंगे। 10 लेक्चर में तीनों चैप्टर कवर हो जाएंगे और हर वो चीज कवर की गई है जो मोस्ट रिपीटेड है आपके एलयू एग्जाम के लिए। मोस्ट रिपीटेड, एलयू एग्जाम के लिए मोस्ट रिपीटेड, मोस्ट रिपीटेड जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वही मैं कराता हूं। और बाकी भी क्वेश्चन करा देते हैं जो लगता है कि इस वाले कॉन्सेप्ट के बेस पे बन सकते हैं। जैसे कि मान लो कि हमने ग्रुप समझाया और ग्रुप से रिलेटेड एक ऑपरेशन पे हमने उसको प्रूफ कराया, तो उस ऑपरेशन से रिलेटेड कितने और क्वेश्चन बन सकते हैं, तो उसको मैं होमवर्क में दे देता हूं, आप लोगों को पता होगा। तो फिलहाल आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम कॉसेट से। व्हाट इज कॉसेट? कॉसेट होता क्या है, देखो, लिखो कॉसेट। कॉसेट दो टाइप से हम डिफाइन करते हैं, आइदर लेफ्ट कॉसेट और राइट कॉसेट। लेफ्ट कॉसेट और राइट कॉसेट। लेफ्ट कॉसेट क्या होता है? कॉसेट को लिखने का तरीका क्या होता है? जैसे हमारे पास कोई ग्रुप होता है और उसका कोई ना कोई सब ग्रुप होता। जाहिर सी बात है, अगर जी हमारा कोई ग्रुप है और उसका कोई भी सब ग्रुप है एच, है ना, एच हमारा सब ग्रुप है, हमको डिफाइन क्या करना है, राइट कॉसेट मान लो। तो राइट कॉसेट हम लिखेंगे एच ए टाइप से, एच ए। यहाँ पे एच क्या है, स्मॉल एच कमा ए, सच डेट स्मॉल एच हमारा बिलोंग करेगा कैपिटल ऑफ एच में। ये हमारा राइट कॉसेट हो गया। लेफ्ट कॉसेट क्या हो गया, हम लेफ्ट से एच पे ए ऑपरेट करेंगे, तो ऑपरेट करेंगे तो ए और स्मॉल एच, सच डेट स्मॉल एच हमारा कैपिटल एच में बिलोंग करेगा। ये हमारे पास दो लेफ्ट और राइट कॉसेट हो जाते हैं। तो अगर ये दोनों कॉसेट की प्रॉपर्टी कोई भी ग्रुप या सब ग्रुप, मतलब एनी ग्रुप का कोई भी सब ग्रुप होगा, तो अगर ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा तब मैं जाके बोलूंगा कि वो कॉसेट है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे हमारे पास जी ग्रुप है, लाइक 1 - 1 i - i, ये मैंने आपको पढ़ाया है कि एक ग्रुप बनता है। ऑपरेशन क्या होता है हमारे पास, ऑपरेशन होगा मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन जो भी है ना, ऐसे मैं सिंबल से डिनोट कर रहा हूं। अब मैं इसका कोई सब ग्रुप लेता हूं, लाइक एच, क्या सब ग्रुप है हमारे पास, मैं 1, -1, ये एक सब ग्रुप ले लेता हूं। ये भी मैंने बताया है कि इसका ये सब ग्रुप बनेगा। हमको डिफाइन करना है कॉसेट, तो कॉसेट कैसे डिफाइन करेंगे, जैसे मैं कलर चेंज करता हूं, देखो बेसिकली हमारे पास ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन। तो जो भी एच का मेंबर है, जो भी एच का मेंबर है, जैसे 1 एच का मेंबर है तो 1 के रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, ये जो चीजें लिख रहे हूं, ये ए जो आ रहा है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, ये हमारा कहाँ का मेंबर है, ग्रुप का मेंबर। देखो कैसे करेंगे, जैसे 1 क्रॉस एच, हमको 1 का कॉसेट अगर बनाना है, मान लो कि जैसे 1 क्रॉस एच, यहाँ पे 1 हमारा बिलोंग कर रहा है, 1 है यहाँ पे और -1 है, और यहाँ पे जितने भी मेंबर है, तो अगर मैं 1 से लिखूं कि 1 का कॉसेट क्या होगा, तो 1 क्रॉस एच, मैं मतलब 1 जो है मैं पकड़ रहा हूं जी से, ये 1 मैं कहां से ले रहा हूं, जी से। अब इस 1 को ऑपरेट करेंगे एच के मेंबर पर, तो जैसे 1 की मल्टीप्लाई जब 1 में होगी तो ऑब्वियस सी बात है 1 आएगा।
एंड 1 की मल्टीप्लाई -1 में होगी तो ऑब्वियस सी बात है -1 आएगा। हम मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारा ऑपरेशन जो इस ग्रुप का गिवन है मल्टीप्लिकेशन। दूसरा, अगर -1 में ऑपरेट करें एच पे, तो जब -1 से इस h वाले मेंबर में, मतलब h के पास जो भी एलिमेंट है लाइक 1 -1, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी -1 और 1। दूसरा देखो, जब हम ग्रुप का मेंबर i उठाएंगे या -i उठाएंगे, जैसे हमने i ले लिया, i की मल्टीप्लाई जब हम h में कर रहे हैं तो हमारे पास क्या बन रहा है? i -i। सिमिलरली -i की जब मल्टीप्लाई हम h में कर रहे हैं तो क्या हमारे पास आएगा? -i, i। तो तुमको दिख रहा होगा कि ये जब 1 हमने ऑपरेट किया h पे तो हमारे पास क्या आ गया? h ही आ गया। फिर देखो जब -1 ऑपरेट किया तो हमारे पास क्या आ गया? h ही आ गया। अब देखो i जब हमने h पे ऑपरेट किया तो ये कुछ एक नया आया, ठीक है। -i जब h पे ऑपरेट किया तो वो -i, i, तो मतलब जैसे एलिमेंट इसके पास है सेम एलिमेंट तो इसके पास है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि -i क्रॉस h हमारा इक्वल हो गया i क्रॉस h के। तो एक कॉसेट तो ये हो गया। इधर से देखो ये जो ऐसा हमारा 1 क्रॉस h है सेम टू सेट -1 क्रॉस h है, तो एक कॉसेट ये हो गया। तो अगर ये वाला जो h है सब ग्रुप और ये हमारे पास g क्या है? ग्रुप, तो इसके पास हमको 2 डिस्टिंक्ट कॉसेट मिले। क्या मिले? 2 डिस्टिंक्ट कॉसेट। मैंने किधर से ऑपरेट किया है? सारा कुछ लेफ्ट से ऑपरेट किया है। अब सेम इसी प्रकार से आप राइट से ऑपरेट करेंगे तो देखेंगे कि 2 ही आएंगे। जैसे इसमें 2 बन रहे हैं ना, वैसे उसके भी 2 आएंगे। तो मतलब जो भी लेफ्ट कॉसेट होता है वो राइट कॉसेट भी होता है। तो जितने कॉसेट होते हैं, अब जैसे मान लो जी यहाँ पे आ गया, अब ये हमने h देखा, h कितने हमारे पास आए हैं? 2 आए हैं। सिमिलरली ऐसे अगर मैं कोई दूसरा ग्रुप लूं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले लेता हूं लाइक अगर मैं Z4 ले लूं तो Z4 ये आ जाएगा 0 1 2 3। तो यहाँ पे एडिशन मॉडुलो 4 है मेरे पास। ऑपरेशन ये क्या है? ऑपरेशन। हमको तो सब ग्रुप भी एक चाहिए इसके करस्पॉन्डिंग। ये मैंने क्या कंसीडर किया है? जी। H ले लिया सब ग्रुप का साइन है ये जी। तो H हमारे पास क्या है? कुछ ऐसा मान लो H हमारे पास लाइक मैं H कंसीडर कर लेता हूं कि 2 से जो जनरेट, मतलब Z4 का ऑर्डर यहाँ पे लिख लेते हैं। ऑर्डर ऑफ Z4 मेरे पास 4 है, तो 2 4 को डिवाइड करेगा, तो 2Z4 का मैं सब ग्रुप ले लेता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मैं 2 से 0 में मल्टीप्लाई करें तो 2 0 आ जाएगा, 2 से 1 में करें तो 2 आ जाएगा, 2 से 2 में करेंगे तो 4 आएगा। अब देखो एडिशन मॉडुलो 4 है, 4 आ गया। जब मैं 4 से 4 को डिवाइड करूंगा तो आइडेंटिटी आएगा। तो अगेन आगे के मेंबर तो इसके पास आने वाले नहीं है। जैसे मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 आएगा। तो ऐसे ही जब 4 से मैं 12 को डिवाइड करूंगा तो हमारे पास फिर से आइडेंटिटी आ जाएगा। तो ये सब ग्रुप। नाउ अब हमको चाहिए कि कॉसेट। तो मैं क्या करता हूँ? जी का मेंबर लेता हूँ। लाइक मैंने 0 ले लिया, 0 क्रॉस h दिखा। जैसे मैंने इस पे 0 ऑपरेट किया तो हमारे पास क्या आ गया? इवन 0 आ गया पूरा का पूरा। नाउ 0 क्रॉस नहीं करेंगे, 0 क्रॉस नहीं करेंगे। देखो गलती कर रहे हो, ऐसे नहीं करना है, समझो इस बात को। 0 क्रॉस नहीं करना है। हमारे पास जो ऑपरेशन है ना, हम उसको ऑपरेट करेंगे। हम जैसे 0, हमारे पास एडिशन मॉडुलो 4 है ना, तो ये अप्लाई करेंगे। तो 0 जब h में ऐड करोगे ना आप भाई साहब, जब 0 h में ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 0, 2। कोई समस्या नहीं। नाउ अब जैसे 1 ले लेते हैं, 1 एडिशन मॉडुलो 4 h करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 1 प्लस 2 1 कितना हो जाएगा? 1, 0 में 1 ऐड करेंगे तो 1 आएगा, 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा मेरे पास। नाउ 2 एडिशन मॉडुलो 4h, इसमें जब ऐसा करेंगे तो जब 2 0 में ऐड करेंगे तो 2 आएगा, 2 2 में ऐड करेंगे तो 4 आएगा। और देखो एडिशन मॉडुलो 4 है हमारे पास, तो जब 4 से 4 को डिवाइड करोगे तो ऑब्वियस सी बात है 0 आ जाएगा। नाउ वी आर गोइंग टू 3 जैसे लेते हैं हम, 3 ले लिया तो 3 प्लस एडिशन मॉडुलो 4h, ये हमने कॉसेट ले लिया। तो यहां से जब डिफाइन करेंगे तो क्या आएगा? ध्यान दो, 3 एडिशन मॉडुलो 4 कॉसेट। जैसे 3 आप 0 में ऐड करेंगे तो 3 आएगा, ऑब्वियस सी बात है। और 3 2 में ऐड करेंगे तो 5 आएगा, बट 4 से 5 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। अब ध्यान दो यहाँ पे हो क्या रहा है, ये जो है वो h के इक्वल है,
है ना। और ये जो 3 प्लस एच ये निकाला हमने, 3 एडिशन मॉडुलो 4h, ये जो है हमारे पास क्या आ गया, 1 एडिशन मॉडुलो 4h की ही तो आ गया। मतलब ये वाला और ये वाला इसके इक्वल नहीं हो गया, देखो ध्यान से, इक्वल हो गया, ठीक है। और ये वाला हमारा इसके इक्वल नहीं हो गया, हो गया इक्वल। तो इसका मतलब क्या, इसके पास कितने डिस्टिंक्ट कॉसेट मिले, डिस्टिंक्ट कॉसेट इसके पास कितने मिले भाई साहब, बोलो ना, कितने मिले, 2 मिल गए। ये बात समझ में आ रही है कि हम कॉसेट कैसे देख रहे हैं, ठीक है। नो, अब मैं एग्जांपल लेता हूं सेट ऑफ इंटीजर। जैसे हमने एक ग्रुप ले लिया जी में हमने लिया जैसे 0 1 2 3 समथिंग लाइक दैट। यहाँ पे -1 -2 -3 समथिंग लाइक दैट, इस तरीके से चीजें ले ली। एक एच हमने सब ग्रुप ले लिया इवन मल्टीपल से, इवन मल्टीपल से जनरेट होने वाला, मतलब ऑड मल्टीपल ले लेता हूँ, 0, 3, 9, इस तरीके से 6, 9, यहाँ पे 9 लिखूं, और यहाँ पे मैं लिख लूँ -3 -6 और -9, इस तरीके से टर्म आएगा। एच मेरा सब ग्रुप है। नाउ जी जो है वो इंटीजर है, इंटीजर पे प्लस का ऑपरेशन होता है। अब ध्यान दो, मुझे बनाना है कॉसेट, तो मैं क्या करूंगा, इससे हर एक मेंबर लूंगा। जैसे 0 मैंने ले लिया जी से, प्लस एच करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, जब 0 इसमें ऐड करोगे तो डॉट 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 -9 आ जाएगा, -6 ही आएगा, -3 ही आएगा, -3 आएगा, 0 आएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा, डॉट 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 ऐसे ही आएगा। नाउ अगर मैं 1 ले लेता हूँ, 1 लू ग्रुप से, तो 1 जब इसमें ऐड करूंगा तो -8 आएगा, -5 आएगा, -2 आएगा, ये 1 आ गया, ये 4 आ गया, ये 7 आ गया, और ये 10 आ गया, डॉट 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 डॉट। ओके, जैसे मैं 2 कर लूँ, ध्यान दो, जैसे मैं 2 प्लस एच करूं तो 2 प्लस एच करने से क्या आएगा, जैसे मैं इसमें 2 लगाऊं तो 9 में 2 ऐड करने से -7 देता है, 6 में 2 ऐड करने से -4 देता है, और 3 में 2 ऐड करने से -1 देता है। नाउ ये आ जाएगा 2, फिर 3, 0 में 2 ऐड कर दिया, ठीक है, और फिर 6 में 2 ऐड करोगे 8, 9 में 2 ऐड करोगे 11 आ जाएगा, डॉट डॉट डॉट। ऐसे आप 3 का निकालोगे, 3 प्लस एच, तो डॉट 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 9 में 3 ऐड करोगे तो -6 आएगा, 7 में 3 ऐड करो, नहीं 6 में 3 ऐड करोगे तो -3 आएगा, और 3 में 3 ऐड करोगे तो 0, 0 में 3 ऐड करोगे तो 3, 3 में 3 ऐड करोगे तो 6, 6 में 3 ऐड करोगे तो 9, डॉट 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 ऐसे कुछ आ जाएगा। ध्यान दो, हो क्या रहा 3 प्लस एच के जो मेंबर हैं, ध्यान दो 3 प्लस एच के जो मेंबर हैं, क्या वो एग्जैक्टली देखो 0 प्लस एच के मेंबर एच के जैसे आ रहे हैं, 3 प्लस एच के मेंबर भी एच के जैसे आ रहे हैं। नाउ 4 प्लस एच अगर मैं निकालें, 4 प्लस एच निकालूंगा, मतलब 4 मैं ऐड कर रहा हूँ, तो 9 में -9 में आप 4 ऐड करोगे तो -5 आएगा, -6 में अगर 4 ऐड करोगे तो -2, -3 में अगर 4 ऐड करोगे तो 1, 0 में 4 ऐड करोगे तो 4, 3 में 4 ऐड करोगे तो 7, 6 में 4 ऐड करोगे तो 10, 9 में 4 ऐड करोगे तो 13, डॉट 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 ऐसा आया। तो इस तरीके का कोई है, देखो 1 4 7 10 -2, ये वाला जो है 1 प्लस एच, तो 4 प्लस एच जो निकला वो 1 प्लस एच ही निकला, समझ आ रहा है। और जो 2 प्लस एच आया, अब इसके आगे जितने भी टर्म आएंगे ना, इसके आगे जितने भी टर्म आएंगे वो देखना रिपीट करने लगेंगे, मतलब ऊपर में से ही कोई ना कोई आ जाएगा मेरे पास। तो कहने का मतलब ये हुआ, तुमको क्या दिखा, तुमको ये दिखा कि जो एच है H+3 देखो वही है, जो H है वही H+3 है, यहां से दिख रहा है ना। तो मैं ये लिख सकता हूं, जो भाई साहब H है वही क्या है, H+3 है। और इसी तरीके से जब आगे करोगे ना वही H+6 आएगा, डॉट डॉट डॉट। नाउ जो आपने देखा H+1 है, ध्यान दो, जो आपने देखा H+1 है ये वाला टर्म, वही आपका 4 प्लस एच है, वही आपका 4 प्लस एच, वही आपका H+4 है। इसका मतलब वही आपका H+4 है, इसका मतलब क्या हुआ, 3 3 ऐड कर दो, H+7 हो जाएगा, डॉट 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 ऐसे करके आ जाएगा। और जो आपका H+2 है, ध्यान दो, जो आपका H+2 है ये वाला, अब इसके आगे जब निकालोगे ना 5 प्लस एच, तो वो आ जाएगा H+5, जब निकालोगे तो उसके इक्वल आ जाएगा, ऐसे H+8 के इक्वल आएगा, डॉट डॉट डॉट। तो कितने डिफरेंट कॉसेट मिल रहे हैं इसके पास ओनली 3 डिस्टिंक्ट कॉसेट मिल रहे हैं, ओनली THREE 3 डिस्टिंक्ट कॉसेट। समझ आया?
कि कॉसेट होता क्या है और कॉसेट से डील कैसे करते हैं। अगर ये बात समझ में आ गई है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आई है तो और अच्छी बात है, फिर से कराते हैं। देखो एक एग्जांपल और ले लेते, लास्ट एग्जांपल है कि 4 एग्जांपल हम लेते हैं E A B C। अब जैसे मैं इसका एक सब ग्रुप H ले लेता हूँ, E और A। अब देखो मैं सबसे पहले क्या निकालता हूँ, EH निकाल लो, ठीक है, HE निकाल लेता हूँ। E ऑपरेट कर दिया इस पे, तो जब E ऑपरेट करोगे आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई H में करोगे तो आइडेंटिटी A ही आएगा। जब A ऑपरेट करेंगे तो आइडेंटिटी की मल्टीप्लाई A में, और फिर ये आ जाएगा A स्क्वायर, और ये स्क्वायर हमारा होता है आइडेंटिटी। अगेन ये हमारा पास A कम आइडेंटिटी, ये बात सारी मैंने बताई है ना कि 4 किससे रिलेटेड, कि A स्क्वायर मेरा आइडेंटिटी होता है, अगेन B स्क्वायर आइडेंटिटी होता है, C स्क्वायर भी आइडेंटिटी होता है मेरा, और C इज इक्वल टू A भी होता है। ये बात पता है, ठीक है। और ये स्क्वायर ए के इक्वल भी होता है, ये बात भी ध्यान कर लो। एच बी जब मैं निकालेंगे तो आ जाएगा आइडेंटिटी बी, आइडेंटिटी से बी में मल्टीप्लाई करोगे तो बी आएगा, फिर आ जाएगा ए बी, ध्यान दो ये आ जाएगा हमारे पास बी। ए बी हमारे पास क्या आएगा, ए बी मेरे पास क्या आएगा, ए बी अगेन आ जाएगा मेरे पास सी, ठीक है। एच सी जरा निकालो, एच सी क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी मतलब सी आ जाएगा और ए सी आ जाएगा, ध्यान दो। सी हमारे पास सी, ए सी क्या होता है ए बी, तो यहां से क्या आ गया सी, ए स्क्वायर बी अगेन आइडेंटिटी होता है तो ये आ जाएगा सी बी। तो ध्यान दो एच सी जो है वो एच बी के इक्वल आ गया, इसके इक्वल आ गया, और यहाँ पे देखो एच ई जो है वो एच ए के इक्वल आ गया। तो कितने डिस्टिंक्ट कॉसेट मिले, 2 डिस्टिंक्ट कॉसेट, 2 डिस्टिंक्ट कॉसेट। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं, नहीं समझ में आ रहा है तो मैं फिर से बताएं, नहीं समझ में आ रहा है तो मैं फिर से बताएं, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू सम प्रॉपर्टीज, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज क्या कहती हैं। पहली प्रॉपर्टी है, थ्योरम है, पूछी जाती है। मैं जो भी करा रहा हूं ना आप समझ लो, मैं जिस पे इंपॉर्टेंट लिखता हूं तो इंपॉर्टेंट है, ये नहीं लिखता हूं तो और इंपॉर्टेंट है, ऐसा समझ लो, करना सब कुछ है। लेट सी बी अ ग्रुप, लेट जी बी अ ग्रुप। अगर हमारे पास जी ग्रुप है एंड एच क्या है, जी का सब ग्रुप है, ठीक है। देन एच ए इज इक्वल टू एच इफ एंड ओनली इफ ए बिलोंग्स टू एच। ये याद कर लो, बहुत जरूरी है, इसी के यूज के बिना तो हम कुछ नहीं कर सकते, ओके। इस थ्योरम को हम करते हैं प्रूफ। नाउ कैसे करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ऐसा समझ लीजिए। बेसिकली होगा क्या, बड़ा आसान है प्रूफ, इसका प्रूफ बहुत आसान। कैसे करेंगे, जैसे हमको क्या गिवन है हमको, ध्यान दो, गिवन है कि एच ए इज इक्वल टू एच है, हमको प्रूफ करना है, टू प्रूफ। क्या प्रूफ करना है कि ये मेरा एच के अंदर बिलोंग कर रहा है। कैसे करें, जैसे एच मेरा क्या है, जैसे जी मेरा ग्रुप है और एच क्या है, सब ग्रुप है जी का, तो ऑब्वियस सी बात है सब ग्रुप के अंदर आइडेंटिटी तो होगी ही होगी। नाउ अगर आइडेंटिटी मेरी एच में बिलोंग कर रही है और कोई एलिमेंट भी एच के अंदर होगा तो मैं ये तो कह ही सकता हूं कि ई जो है, ये हमारा एच ए के अंदर जाएगा, ये हमारा एच ए के अंदर बिलोंग करेगा। एच ए होता क्या है, बेसिकली एच ए इस तरीके का एलिमेंट ही तो होता है, सच दैट एच बिलोंग्स टू कैपिटल एच, है ना। तो इसीलिए ए जो है वो पूरा का पूरा हमारा एच ए के अंदर चला जाएगा, और जैसे ही ए मेरा एच ए के अंदर जाएगा, ये क्या इम्प्लाई कर गया, ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये हमारा कहाँ चला गया, एच ए के अंदर चला गया। बस ये तो प्रूफ करना था कि अगर एच ए इज इक्वल टू एच है तो हमको प्रूफ करना है ये एच के अंदर जाता है, और जब ए एच ए के अंदर चला गया तो इंप्लाई ये नहीं करेगा कि ये एच के अंदर जाएगा। बस खत्म, ये तो प्रूफ करना था कि आइडेंटिटी एच में है, ये भी एच में है, तो ये एच ए के अंदर होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ए हमारा एच ए के अंदर है तो ए को एच के अंदर भी होना पड़ेगा। खत्म। कन्वर्स क्या प्रूफ करना है, उल्टा जिसे हम कन्वर्स बोलते हैं, उल्टा क्या प्रूफ करना, उल्टा ये प्रूफ करना है कि हमको गिवन है, क्या गिवन है कि ये मेरा एच के अंदर है, तो हमको प्रूफ करना है, हमको ये दिखाना है कि एच ए इज इक्वल टू एच होता है। अब ये बात कैसे दिखाई जाए, जरा ध्यान दो कि अगर मेरे पास मान लो एच है, वो कैपिटल एच के अंदर बिलोंग कर रहा है, कोई एच मान लेते हैं, और कोई ये है एलिमेंट वो एच के अंदर बिलोंग कर रहा है, तो इफ एंड ओनली इफ ये कैसे हो सकता है,
एच ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच, ऐसा मैं कह सकता हूँ। सिंस क्यों कह रहा हूं, क्योंकि एच हमारा क्या है, सब ग्रुप ऑफ जी का। सब ग्रुप की डेफिनेशन क्या होती है, ए बी इनवर्स बिलोंग करना चाहिए। तो हमने ए ले लिया, एक ले लिया बी को लिया ए इनवर्स, है ना। जो बी इनवर्स है वो ए इनवर्स है यहाँ पे। तो ए बी एच ए इनवर्स हमारा एच के अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा, कतई जाएगा, 110% जाएगा। अब जरा ध्यान दो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एच ए इनवर्स यहाँ पे ए से मल्टीप्लाई कर दूं तो ऑब्वियस सी बात है एच ए के अंदर जाएगा, क्योंकि हमको कॉसेट में ही दिखाना। बहुत बढ़िया, इतना समझ में आया, गुड। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए इनवर्स ए भी एच ए के अंदर जाएगा, बहुत बढ़िया, ये आइडेंटिटी हो गया। तो एच ई हमारा किसके अंदर चला गया, एच ए के अंदर। तो यहां से ये बोथ इंप्लाई करेगा कि एच हमारा एच ए के अंदर जा रहा है, और जब एच एच ए के अंदर जा रहा है 10, एच हमारा एच के भी अंदर जाएगा, पीछे से प्रूफ कर लिया। तो ये क्या इंप्लाई करेगा, ये तभी हो सकता है जब हमारा एच एच ए के अंदर जा रहा हो, डेट इज या हेंस एच ए इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। ये हो गया हमारा प्रूफ। ध्यान रखना है, ये याद रखना है कि एच ए इज इक्वल टू एच इफ एंड ओनली इफ ए बिलोंग्स टू एच। अगर एच हमारा क्या है, सब प्रूफ है जी का। तो इसके यूज के बिना मैं थ्योरम्स कर ही नहीं सकते आगे की। समझ में आया कि नहीं आया, इसको 2 बार देखो, अगर एक बार में नहीं समझ में आया तो दोबारा वीडियो देखो, समझ में आ जाएगा। बहुत कुछ हमने इसमें ज्यादा नहीं किया है, बस थोड़ा सा समझाया है कि ऐसा होता है। नाउ वी आर गोइंग टू सेकेंड प्रूफ। एक थ्योरम है मेरे पास, थ्योरम नंबर 3 है आपके पेज नंबर 63 पे, है ना। इसको हमें प्रूव करना है। कैसे करें कि अगर ए और बी हमारे पास आर्बिटेरी एलिमेंट है, आर्बिटेरली एलिमेंट है, ठीक है। अगर ए बी आर्बिटेरी एलिमेंट है और जी क्या है, ग्रुप है, और एच क्या है, सब ग्रुप है जी का, ठीक है। नाउ हमको पहला ये प्रूफ करना है कि एच ए इज इक्वल टू एच बी है, तो ये इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन होगी, ए बी इनवर्स हमारा एच के अंदर जाएगा ही जाएगा। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर ए एच इज इक्वल टू बी एच है, तो ये इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन होगी, बी इनवर्स ये हमारा एच के अंदर जाएगा ही जाएगा। नाउ हाउ टू प्रूफ, आप समस्या ये है कि इसको प्रूफ किया कैसे जाए। बड़ा आसान है। देखो हमको गिवन क्या, हमको ये गिवन है कि एच ए इज इक्वल टू एच बी है। इस वाली कंडीशन से मेरे को ये वाला चीज दिखाना है। कैसे मैं दिखाएं, ये तो बड़ी बात हो गई। तो इसको मैं दिखाने के लिए एक काम कर सकता हूँ। क्या काम कर सकता हूँ कि यहाँ पे मैं ऐसे कर दूं कि एच ए पे प्री मल्टीप्लाई कर दूं ए इनवर्स की, तो बी ए इनवर्स हो जाएगा। ध्यान दो, लेकिन ऐसा करने से कुछ हमको फायदा मिलेगा नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पे ए बी इनवर्स चाहिए। तो ये वाला स्टेप तो मेरा खल्लास हो गया। तो मुझे किस स्टेप की तरफ जाना पड़ेगा, हमको बी इनवर्स की प्री मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो एच बी बी इनवर्स आ जाएगा, एच बी बी इनवर्स हमारा एच ही आ जाएगा, और एच ही कुछ और नहीं, मेरा एच ही होता है। अब जरा ध्यान दो, एच ए बी इनवर्स मेरा एच आ गया। अभी मैंने तुमको थ्योरम बताई कि एच ए इज इक्वल टू एच इफ एंड ओनली इफ ए बिलोंग्स टू एच। तो ये यहां से ये पता चला ना, एच ए बी इनवर्स, इसको मान लो तुम ए कोई एलिमेंट है, तो एच ए इज इक्वल टू एच इफ एंड ओनली इफ ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। होगा कि नहीं, प्रूफ हो गया कि नहीं, बताओ प्रूफ हो गया कि नहीं। नाउ कन्वर्स पार्ट कैसे करेंगे, कन्वर्स उल्टा कैसे करेंगे, कन्वर्स का मतलब उल्टा कैसे करेंगे, बताओ। अगर हमारे पास ए बी इनवर्स एच का मेंबर है तो मुझे प्रूफ क्या करना है, हमको शो करना है कि एच ए एच बी के इक्वल होगा। कैसे करें, मुझे तो सिर्फ ये पता है कि ए बी इनवर्स एच के अंदर है, तो ए बी इनवर्स एच के अंदर है, तो इसका मतलब क्या हो गया, एच ए बी इनवर्स एच होगा। इसी वाली थ्योरम से एच ए इज इक्वल टू एच इफ एंड ओनली इफ ए बिलोंग्स टू एच। तो अगर ए एच में है तो एच ए इज इक्वल टू एच में लिख सकता हूं, तो ऐसा मैंने लिख दिया। कोई समस्या हो तो बताओ, नहीं है। तो अगर मैं एच ए बी इनवर्स पे इधर बी ऑपरेट कर दूं,
तो ये आ जाएगा एच ए बी इनवर्स बी इज इक्वल टू एच बी। तो यहाँ से बी बी इनवर्स आइडेंटिटी हो गया, तो एच ए इज इक्वल टू एच बी। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ एच ए ई हमारा ए हो जाएगा, एच बी के इक्वल आ गया। तो उल्टा भी प्रूफ हो गया ना। सेकेंड वाला होमवर्क लो, सेकेंड वाला एच डब्ल्यू लो, करके आना है बिल्कुल 110%। अगर ये बात समझ में आ गई हो तो एक दूसरी बात की जाए आपसे, एक थ्योरम और की जाए, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, थ्योरम नंबर 4। थ्योरम नंबर 4 पेज नंबर 63 P63 लखनऊ यूनिवर्सिटी में 1000 बार पूछी गई है, 2019 में पूछा गया था। ठीक है, नाउ करते हैं कि एनी टू राइट कॉसेट। हमारे पास क्या है, जैसे H हमारे पास सब ग्रुप है जी का, तो कह रहा है HA और HB एनी टू राइट कॉसेट। ये क्या है, एनी टू राइट कॉसेट। ये क्या है, एनी टू राइट कॉसेट है ना। राइट कॉसेट है H इन G, तो कह रहा है ये जो दो राइट कॉसेट है आइदर आइडेंटिकल और डिसजॉइंट। कह रहा है आइदर आइडेंटिकल और डिसजॉइंट, या तो ये आइडेंटिकल होंगे या फिर डिसजॉइंट होंगे। अब इस चीज को मैंने करना है प्रूफ। कैसे किया जाए प्रूफ, बहुत बड़ी समस्या आन पड़ी। चलो देखते हैं, बड़ा आसान है। देखो आइडेंटिकल और डिसजॉइंट का मैं मतलब समझाता हूँ। एच ए इंटरसेक्शन एच बी है, या तो एम्प्टी होगा या फिर कह रहा है कि एच ए इज इक्वल टू एच बी होगा, या तो दोनों इक्वल होंगे या तो दोनों डिसजॉइंट होंगे। तो मैं लेट करके चलता हूं कि एच ए इंटरसेक्शन एच बी हमारा नॉन एम्प्टी है, मतलब कुछ ना कुछ इसके अंदर मिल रहा है। अब कुछ ना कुछ इसके अंदर मिल रहा है ऐसा मैं मानता हूं, तो फिर कंट्राडिक्शन कुछ ना कुछ आगे मिलेगा। तो अगर कुछ ना कुछ इसके अंदर मिल रहा है तो मैंने कह दिया कि एक एलिमेंट है सी जो इसके अंदर मिल रहा है एच ए इंटरसेक्शन एच बी के अंदर। तो इसका मतलब हुआ कि सी हमारा एच ए के अंदर भी होगा एंड सी हमारा एच बी के अंदर भी होगा, एच बी में भी बिलोंग करेगा। ये तो बहुत बढ़िया बात हुई। अब जरा ध्यान दो, सी टाइप का किस होगा। There exist H1 and H2 in H such that मैं क्या लिख सकता हूं, जैसे हमारे पास C बिलोंग कर रहा है HA के अंदर और C बिलोंग कर रहा है HB के अंदर, ध्यान देना एंड। तो मैं C को अगर H1A लिख दूं, A बिलोंग करे HA के अंदर, तो कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। और इस वाले C को मैं H2B लिख दूं, A HB के अंदर बिलोंग करे, तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे C और C इक्वल है, तो C इक्वल होने से मैं कह सकता हूँ H1A को इक्वल होना पड़ेगा H2B के लिए। मैं कह सकता हूँ, बिल्कुल कह सकता हूँ। यहां से मैं ये बात बोल सकता हूं, कौन सी बात, कि H1 इनवर्स अगर मैं ऑपरेट कर दे दोनों तरफ तो ये जाएगा H1 इनवर्स H2B। अब ध्यान दो, ये आइडेंटिटी हो गया, तो यहां से A इज इक्वल टू आ गया H1 इनवर्स H2B। ये कुछ ना कुछ सब ग्रुप की डेफिनेशन बन रही है, लेकिन मैं फिलहाल इसको लेट कर लेता है कि H1 इनवर्स H2 को कुछ H3 लेट कर लेता हूं। तो A इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, H3B। ऐसा आने से हुआ क्या, अभी बताते हैं। देखो H हमारा क्या है, सब ग्रुप है जी का, है कि नहीं। H क्या है, सब ग्रुप है हमारा जी का। तो और A इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, H3B आ गया। ठीक है, चलो इसको छोड़ो। H हमारा सब ग्रुप है, अगर H सब ग्रुप है तो ऑब्वियस सी बात है, अगर H1 H2 हमारे H के अंदर बिलोंग कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है H1 इनवर्स H2 भी H के अंदर बिलोंग करेगा। H1 इनवर्स H2 बिलोंग कर रहा है, इसको हमने लेट किया H3 हमारा किसके अंदर बिलोंग करेगा, H के अंदर। तो H3 है क्या बेसिकली, H3 हमारा है क्या बेसिकली। H3 को मैं क्या लिख सकता हूं, बताओ ना। यहां से देखो H3 को मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, सोच के बताना। H3 को मैं क्या लिख सकता हूं, जो H3 है हमारा वो H1 इनवर्स H2 है, H1 इनवर्स H2। तो H3 को मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूं, H3 इज इक्वल टू H3 इज इक्वल टू H मैं लिख सकता हूं। अब ये मैंने कहां से लिखा, अब ये बात मुझसे तुम पूछो तो मैं बताऊं कि इसको मैंने कहां से लिखा। जैसे मैंने यहां से प्रूफ किया ना कि H3, जैसे हमने यहां से बताया कि ये इज इक्वल टू क्या है, H3B, तो ऐसे H इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, HH3 आ जाएगा, क्योंकि C तो ऊपर सेम ही था इसलिए हमने कर दिया। फिलहाल समझो अगेन क्या है, जैसे मान लो, सोचो
ये वाली इतनी बात समझ में आई कि नहीं? अब देखो क्लियर, तो सिंपल सा लॉजिक हमने किया क्या, हमने किया ये हमको दिखाना है या तो आइडेंटिकल होंगे या फिर डिसजॉइंट होंगे, यहाँ पे डिसजॉइंट है यहाँ पे आइडेंटिकल है, तो हमने मान लिया कि आइडेंटिकल नहीं, कुछ ना कुछ मिल रहा, तो सी मिल रहा है, तो सी इसके अंदर जा रहा है, सी इसके अंदर जा रहा है, तो H1S2 इसके करस्पॉन्डिंग मिला, H1S2 मिला, तो कुछ ऐसे एलिमेंट होंगे, तो H1S2 के इक्वल हो गया, सी इक्वल होने से लाइन इक्वल होगी, तो यहाँ से ए इक्वल आ गया। H सब ग्रुप है, तो वहां से मैंने ये कंडीशन लिख दी, वहां से कंडीशन लिखने के बाद अगेन हमको दिया है A इज इक्वल टू H3B, समझना बात को, A इज इक्वल टू H3B। अरे यार राइटिंग क्या होगा, एक मिनट रुको, यहाँ पे हमको दिया है A इज इक्वल टू H3B। मैं थोड़ा सा इरेज करता हूं ना, आप लोग कहेंगे बहुत गंदा लिख रहे हैं। हमको क्या गिवन है, हमको गिवन है A इज इक्वल टू H3B, ये वाली बात गिवन है, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे लिखूं, HA की बात करूं, HA की बात करूं, तो A को मैं लिख सकता हूं H3B, पक्का, ओके। तो H3 और इसको मैं B को अलग कर दें तो कोई समस्या नहीं। अभी पीछे मैंने तुमको बताया H3 हमारा H है, क्योंकि H सब ग्रुप था, वहां से यहाँ पे जरूरत पड़ी, तो ये HP के इक्वल आ गया। तो हमारे पास मिला क्या, हमको मिल क्या गया कि HA हमारा HB के इक्वल आ गया। मैं लेकर चला था कि HA इंटरसेक्शन HB मेरा नॉन एम्प्टी है, तो ये इंप्लाई कर गया कि HA HB के इक्वल है, ध्यान दो। तो अगर मैं लेके चलूं कि HA इंटरसेक्शन HB मेरा एम्प्टी हो, तो ये इंप्लाई करेगा कि HA हमारा HB के इक्वल नहीं होगा। समझ आया कि नहीं? बस हेंस प्रूव द थ्योरम, बस इतना ही था। आई थिंक ये वाली बात क्लियर हो गई, ज्यादा टफ है नहीं, तो मैंने ऐसे ही बता दिया, है ना। अब इसको थोड़ा सा आप ध्यान दोगे ना तो हो जाएगा। नाउ वी आर गोइंग टू नाउ, अब हम कहां पे जा रहे हैं, अब हम जा रहे हैं इंडेक्स ऑफ अ सब ग्रुप। व्हाट इज इंडेक्स ऑफ सब ग्रुप? इंडेक्स ऑफ सब ग्रुप, कि इंडेक्स होता क्या सब ग्रुप का, ध्यान दो। इंडेक्स होता है कि अगर H हमारे पास सब ग्रुप है G का, और G क्या है, कोई ग्रुप है, लेट G क्या है, कोई नॉन एम्प्टी बी अ ग्रुप। G अगर नॉन एम्प्टी ग्रुप है और H क्या है, उसका सब ग्रुप, देन हम कहेंगे नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लेफ्ट और राइट कॉसेट H इन G, देन नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लेफ्ट और राइट कॉसेट H इन G, number of distinct left or right coset H in G is called index of a subgroup, is called index of subgroup, and denoted by Z index H, ऐसे हम डिनोट करते हैं, या कहीं कहीं पे ऐसे लिखा जाता है G by H का ऑर्डर इंडेक्स, है ना, इस तरीके से। मतलब क्या हुआ कि इंडेक्स थ्योरम का मतलब क्या हुआ, यहां से हमको क्या मतलब मिला, कि कहने का मतलब ये है कि जैसे हमको ग्रुप दिया, ग्रुप का ऑर्डर मान लेते हैं हम, लाइक मान लो ग्रुप हमने Z6 ले लिया, एडिशन मार लो 6 पे, है ना। तो यहां से हमको पता चल गया कि ऑर्डर ऑफ Z हमारे पास कितना है, 6। नाउ H एक सब ग्रुप ले लेते हैं, 3 से जनरेट होने वाला, मान लो ऑर्डर H का हमारे पास कितना है, 3। तो अगर हमको इंडेक्स पता करना है G इंडेक्स H, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ G बाई H, तो ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ H, एक भी तरीका है। ऑर्डर ऑफ G कितना है, 6/3, ये आ जाएगा 2, तो इंडेक्स हमारे पास कितना होगा, 2। तो 2 इंडेक्स होने का मतलब ये है कि ये वाला जो ग्रुप है और ये वाला जो सब ग्रुप बनेगा 3 ऑर्डर का, उसके पास 2 डिस्टिंक्ट कॉसेट होंगे। तो अगर आपको कोई ग्रुप दे दिया जाए और एक सब ग्रुप दे दिया जाए और पूछा जाए कि इसके पास कितने डिस्टिंक्ट कॉसेट होंगे, तो आपको करना क्या है कि ग्रुप का जो भी ऑर्डर है और सब ग्रुप का जो भी ऑर्डर है, तो सब ग्रुप के ऑर्डर से ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर देना है, और डिवाइड करने पे आपको जो भी मिलेगा उतने ही उसके पास डिस्टिंक्ट कॉसेट होंगे, खत्म।
उतने ही उसके पास डिस्टिंक्ट कॉसेट होंगे। खत्म। समझ आया या नहीं? अगर समझ आया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ आया तो और अच्छी बात है, क्योंकि हम बाद में बताएंगे आपको। दोबारा आप देखो वीडियो, और नहीं देखना है तो मेरे से पूछिए, कन्वर्सेशन करिए। कन्वर्सेशन करेंगे तो नई चीजें जान पाएंगे, नहीं करेंगे तो नहीं जान पाएंगे। सिंपल सा लॉजिक है। नाउ वी आर गोइंग टू लैग्रांज थ्योरम, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब की बार पूछा जाएगा 100%। लैग्रांज थ्योरम, लैग्रांजेस थ्योरम। ये क्या कहता है? ये किस पेज नंबर पे बैठा हुआ है ये भी बता दीजिए सर। पेज नंबर 66, एमएसटी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नाउ ये 15 पूछा गया, 17 पूछा गया, 19 पूछा गया, 21 25 पूछा जाएगी, परेशान ना हो, ठीक है। ये कहता क्या है? ये कहता है कि जी ग्रुप है, ध्यान दो, एच सब ग्रुप है जी का, और जी कैसा ग्रुप है? फाइनाइट ऑर्डर ग्रुप है। ध्यान दो, फाइनाइट ऑर्डर ग्रुप, फाइनाइट ऑर्डर ग्रुप है। तो ये कहता है कि ये इंप्लाई करेगा कि ऑर्डर ऑफ एच डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ, दैट मीन्स सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। अब इस चीज को प्रूफ कैसे करना है? अब सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा बाय लैग्रांज थ्योरम। सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा, ये लैग्रांज थ्योरम से हम कह रहे हैं। अब इसको प्रूफ कैसे किया जाए कि सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा? इसके प्रूफ के लिए मैं थोड़ा सा बताता हूं आपको। देखो, मैं मान लेता हूं, लेट कर लेता हूं कि ऑर्डर ऑफ जी मेरे पास n है, एंड लेट कर लेता हूं कि ऑर्डर ऑफ h जो है मेरे पास वो m है। अब हमको ये प्रूफ करना है कि ऑर्डर ऑफ h डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ c को, तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ h का ऑर्डर क्या है? m n को डिवाइड करेगा, तो n जो होगा कुछ m का मल्टीपल होगा। ये लेट कर लिया कि m जो होगा वो कुछ m का मल्टीपल होगा, तभी तो डिवाइड कर पाएगा, अदरवाइज तो इसके पास कोई चॉइस नहीं है। ये ऑर्डर ऑफ g है, यहाँ पे g मैंने लिखा है, तो परेशान नहीं होना कि n जो होगा कुछ ना कुछ m का मल्टीपल होगा। तो मैं क्या लेता हूँ? मैं लेट करता हूँ, ध्यान देना, बड़ा आसान सा प्रूफ है। लेट एच ए बी एनी राइट और लेफ्ट ले लो, राइट ले लेता हूँ, राइट कॉसेट एच इन जी। मैं एच ए को कोई भी राइट कॉसेट ले लेता हूं एच का। अब मुझे ये पता है कि जो ऑर्डर ऑफ एच है वो हमारे पास यम है, तो ये इंप्लाई करेगा कि एच हैज डिस्टिंक्ट एलिमेंट, एच हैज यम डिस्टिंक्ट एलिमेंट, क्योंकि उसका ऑर्डर यम है, यम डिस्टिंक्ट एलिमेंट होंगे। तो मान लेता हूं एच के पास H1 एलिमेंट है, H2 एलिमेंट है, डॉट 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 HM, इस तरीके के कुछ एलिमेंट होंगे। ओके, तो अगर HA हमारा क्या है? कॉसेट है, उसी सब ग्रुप का है, राइट कॉसेट है, तो ऑब्वियस सी बात है कि HA हैज M डिस्टिंक्ट एलिमेंट, कि HA के पास भी M डिस्टिंक्ट एलिमेंट होंगे। अब किस तरीके के होंगे? वो हमारे पास होंगे कुछ H1A टाइप के, H2A टाइप के, डॉट 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 HMA टाइप के इसके पास एलिमेंट होंगे, जहां पे A कोई भी ग्रुप का मेंबर है, जहां पे A हमारा कोई भी ग्रुप का मेंबर है। नाउ अब ये तो समझ में आ गया, तो यहां से हमको ये पता चल गया कि जो भी ऑर्डर HA का होगा वो हमारे यम होगा, सेम ऑर्डर एच का भी होगा, जो ग्रुप का ऑर्डर आएगा वही हमारे पास कॉसेट का ऑर्डर आ गया। इतनी बात में अगर कोई समस्या हो तो बताओ। अब हमको ये पता है कॉसेट की डेफिनेशन से, अगर कोई दो कॉसेट है तो आइदर वो हमारे पास डिसजॉइंट होंगे या फिर क्या होंगे? आइडेंटिकल होंगे। ये बात हमको पता है, आइदर वो डिसजॉइंट होंगे या फिर क्या होंगे? आइडेंटिकल होंगे। तो मैं लेट कर लेता हूं कि सारे के सारे कॉसेट जो है वो डिसजॉइंट, मतलब m कॉसेट जो आएंगे वो सारे के सारे डिसजॉइंट। तो मैं लेट कर लेता हूं कि जो राइट कॉसेट है वो कैसे हैं? डिसजॉइंट है। ध्यान देना बात को, डिसजॉइंट है। और वो कॉसेट कितने हैं? समझो, वो कॉसेट कितने में मानूं जो कि डिसजॉइंट है? तो जी हैज, मैं मानता हूं कि डिस्टिंक्ट राइट कॉसेट है जी के पास, है ना, और उनको मैं मान लेता हूं कि पी डिस्टिंक्ट कॉसेट है। लेट P राइट
कॉसेट डिसजॉइंट, जो कि डिसजॉइंट है। अब पी राइट कॉसेट डिसजॉइंट है तो इसका मतलब क्या है, जो ग्रुप लिखा जाएगा वो एच होगा यूनियन, यूनियन एच ए यूनियन एच बी यूनियन एच सी यूनियन डॉट डॉट डॉट, ऐसे ए बी सी हमारे कहाँ के मेंबर हैं, जी के मेंबर। तो ये कितने डिस्टिंक्ट कॉसेट हमने लिखे हैं, पी डिस्टिंक्ट कॉसेट, पी डिस्टिंक्ट कॉसेट है ना, पी डिस्टिंक्ट कॉसेट। और एच क्या है, ऑर्डर ऑफ एच क्या हमारे पास यम है। तो यहाँ से जी का ऑर्डर अगर मैं लिखना चाहूँ, यहाँ से अगर ऑर्डर ऑफ जी मैं लिखना चाहूँ तो कुछ एम पी आ जाएगा। तो यहाँ से क्या हो गया कि ऑर्डर ऑफ जी हमने माना क्या था एन, तो एन इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास एम पी आ गया। तो बस कंप्लीट प्रूफ हो गया। तो यहाँ से ऑर्डर ऑफ एच जो होगा वो डिवाइड नहीं करेगा ऑर्डर ऑफ जी को, काहे नहीं करेगा, क्योंकि ऑर्डर ऑफ एच क्या था हमारे पास यम, ऑर्डर ऑफ जी क्या आ गया एम पी, तो ऑब्वियस सी बात है इसको डिवाइड करेगा। तो करना क्या है इसमें, ये कहता है लैग्रांज थ्योरम कि कोई भी फाइनाइट ऑर्डर ग्रुप है, एच उसका सब ग्रुप है, तो सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमको पता है, इसको ऑर्डर मान लिया तो जो भी हमारा ग्रुप का ऑर्डर होगा वो सब ग्रुप के ऑर्डर का मल्टीपल होगा, जो कि मैंने यहाँ पे दिखाया। फिर मैंने मान लिया कि राइट कॉसेट हमारे पास एच इन जी है, हमको पता है कि एच का ऑर्डर यम है, यम ऑर्डर होने से एच के पास यम एलिमेंट होंगे जो कि इस तरीके के होंगे। तो सिमिलरली एच ए जो है राइट कॉसेट वो हमारा सब ग्रुप का ही होता है, तो सब ग्रुप का होने से इसके पास एच वन एच टू इस तरीके के एम डिफरेंट एलिमेंट होंगे, डिफरेंट एलिमेंट है तो ऑर्डर ऑफ एच ए और एच का सेम हो गया। हमारे पास ये प्रॉपर्टी होती कॉसेट की, अभी पीछे से मैंने बता दिया कि एच ए इंटरसेक्शन एच बी हमारा इम्पटी है या फिर एच ए एच बी के इक्वल है। तो अगर पी राइट कॉसेट है और वो डिस्टिंक्ट है तो वी कैन राइट जी इज इक्वल टू एच यूनियन एच ए यूनियन एच बी यूनियन एच सी डॉट डॉट डॉट। तो ये क्या हो जाएंगे हमारे पास पी डिस्टिंक्ट कॉसेट इसके पास आएंगे। पी डिस्टिंक्ट कॉसेट इस तरीके से मैं लिख सकता हूं। तो ऑर्डर ऑफ जी हमारे पास एम पी हो जाएगा, तो एन हमारा ऑर्डर ऑफ जी गिवन है एन, तो एन इज इक्वल टू एम पी आ जाएगा। तो ये थ्योरम हमारे पास प्रूफ हो गई, बस इतना ही। कन्वर्स हम इसका अभी नहीं प्रूफ करेंगे, कन्वर्स जब हम तुमको परमुटेशन ग्रुप बताएंगे तब जाके प्रूफ करेंगे। क्लियर और नॉट? अगर क्लियर हो गई है बात तो आगे बढ़े, अगर नहीं क्लियर हो गई हो तो भी आगे बढ़ लेते हैं, क्या ही फर्क पड़ता है। नहीं क्लियर हुई है तो दोबारा आप देखिए, समझ में आ जाएगा। नाउ वी आर गोइंग टू थ्योरम। कुछ अब हमारे पास इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं जो पूछी ही जाती हैं, जैसे फर्मेट थ्योरम से रिलेटेड कि कैसे हम रिमाइंडर निकालते हैं। नाउ फर्मेट थ्योरम, फर्मेट थ्योरम, फर्मेट थ्योरम क्या होती है ये इंपॉर्टेंट है। फर्मेट थ्योरम आपको पेज नंबर 69 पे मिलेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्मेट थ्योरम ये कहता है, इससे हम रिमाइंडर फाइंड करते हैं, ये कहता है कि इफ क्या कहता है, ए इज एनी इंटीजर, ए क्या है एनी इंटीजर, इंटीजर है ना, अगर ए हमारे पास कोई क्या है इंटीजर है। नाउ एंड पी क्या है प्राइम, एंड पी क्या है हमारे पास कोई प्राइम, तो ये हमारे पास कहता है देन ए की पावर पी इज कॉन्ग्रेंट टू ये मॉड पी। कॉन्ग्रेंस रिलेशन अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा, मेरा वीडियो देखा होगा, तो आपको ये वाली बात लिखने में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी आज, इसीलिए मैंने बताया था। इसको हम और तरीके से लिख सकते हैं, ए की पावर पी माइनस वन इज कॉन्ग्रेंट टू वन मॉडुलो पी। ठीक है, ये ऐसा होता है। नाउ अब ऐसा होता है तो हम करेंगे क्या, इससे हम रिमाइंडर फाइंड करेंगे। p एक प्राइम नंबर है, ये हमारे पास कोई भी इंटीजर है। नाउ मेरे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चंस, इसको कैसे हम सॉल्व आउट करते हैं, क्वेश्चन वही पूछा जाता है, उसी पे मैं फोकस करेंगे कि अगर 3 की पावर 47 है, 3 की पावर 47 को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं, अगर मैं 23 से 3 की पावर 47 को डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा, क्या रिमाइंडर आएगा, क्या रिमाइंडर आएगा। यूज करना है एफटी मींस फर्मेट थ्योरम। समझ में आई इतनी बात। 23, अब देखो p हमारा कितना हो गया प्राइम, जो कि क्या है 23, और a हमारे पास क्या आएगा ये 3 आएगा। इस तरीके से वर्क करता। अभी सारी वैल्यूज आपको इस वाली फर्मेट थ्योरम में रखनी है और सॉल्व आउट करना। अब सर कैसे करना है बता दीजिए ना, बता रहे हैं, कहा है परेशान हो मुन्ना। देखो फर्मेट थ्योरम होती क्या है,
फर्मेट थ्योरम होती है ए की पावर p माइनस वन इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड p। देखो ध्यान से समझो, p मेरे पास क्या है, 23 से डिवाइड करना है ना, 23 माइनस वन इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड p, 1 मॉड p। वेट, थोड़ा समय चार्जिंग लगाता हूं, अदरवाइज समस्या हो जाएगी। नो, कैरी ऑन करते हैं, है ना। बेसिकली हुआ क्या, 1 मॉड 23, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि 23 से जब हम इस वाले टर्म को डिवाइड करेंगे ना तो रिमाइंडर बनाएगा। ए की वैल्यू क्या थी, ए की वैल्यू क्या थी, ए हमारे पास था 3, ए हमारे पास था 3, और 3 की पावर 47 को डिवाइड करना है, तो 3 की पावर 23 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 22 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 23। इसका मतलब ये हुआ ना, जब भी मैं 23 से 3 की पावर 22 को डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर आएगा हमारे पास, रिमाइंडर आएगा 1, रिमाइंडर आएगा 1। समझ में आया। फिलहाल इस लाइन को होल्ड करो, फिलहाल इस लाइन को होल्ड करो, मुझे इस पे काम करना है। अब जरा ध्यान दो, इसकी पावर कितनी रेज करें कि 3 की पावर 47 तक पहुंच जाए। 3 की पावर 47 है तो 3 की पावर 22, अगर मैं 3 की पावर 22 और मल्टीप्लाई करूं तो 3 की पावर 44 हो जाएगा। तो जरा ध्यान दो, अगर इसका रिमाइंडर 1 आ रहा है, इसका रिमाइंडर 1, तो टोटल का रिमाइंडर 1 ही आएगा ना। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 3 की पावर, अरे सॉरी भाई साहब, ऐसे नहीं, 3 की पावर 22 की पावर 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 23। इसमें आपको कोई समस्या हो तो बताओ। तो ये 3 की पावर 44 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 23 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब यहाँ पे कितने की कमी है, यहाँ पे कितने की कमी है, मुझे लाना है 47, यहाँ पे 44। तो अगर 3 की पावर 47 में यहाँ पे कर दो, मतलब 3 की पावर 3 से मैंने इसमें मल्टीप्लाई की, तो यहाँ पे भी 3 की पावर 3 आ जाएगा, मॉडुलो 23 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब 23 से इस क्वांटिटी को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर ये बचेगा, और रिमाइंडर क्या हो गया हमारा, 3 की पावर 3 का मतलब क्या हो जाएगा, 27। तो व्हाट इज द रिमाइंडर, जब हम इससे डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर मेरे पास बचता है 27। 3 की पावर 47 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर मेरे पास क्या आएगा, हाँ रिमाइंडर आएगा 27। 27 तो रिमाइंडर आ नहीं सकता, हाँ देखो आएगा, कंफर्म आएगा। लेकिन एक बात और ध्यान रखनी, एक बात और ध्यान रखनी है, वो ध्यान ये रखनी है कि जैसे 3 की पावर 3, तो 3 की पावर 27 आ गया, ध्यान दो, 3 की पावर 27 आ गया। अब 3 की पावर 27 को मैं तो थोड़ा सा रिड्यूस कर सकता हूँ, कि जैसे 23 हमारा मॉडुलो है, और मॉडुलो रिलेशन क्या कहता है कि उसको 23 से फिर से डिवाइड करो, तो 3 की पावर 47 इज कॉन्ग्रुएंट टू 27 को जो 23 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 4 बचेगा, 23 तो 0 में चला जाएगा, तो हमारे पास रिमाइंडर 4 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि 23 से जब 3 की पावर 47 को डिवाइड करेंगे तो मेरे पास रिमाइंडर कितना आएगा, 4 आएगा। और रिमाइंडर क्लियर और नॉट, क्लियर और नॉट, क्लियर और नॉट, बोलो। आई थिंक क्लियर हो गई होगी बात कि कैसे करना है। नाउ एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। तो कह रहा है कि 13 से अब आप डिवाइड करो 8 की पावर 103 को, यूज करो एफटी फर्मेट थ्योरम। फर्मेट थ्योरम आपको लिखना आना चाहिए बार बार। ए की पावर p माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1, कॉन्ग्रुएंट टू 1, कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो p, मॉडुलो p। p अब की बार हमारे पास क्या है, 13, ध्यान दो। तो a की पावर 13 में से एक गवा तो 12 बची ना, a1 मॉडुलो p मतलब का है 13। समझो बात क्या है ना, का है परेशान। a हमारा कितना है, a हमारा है 8, 8 की पावर 12 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 13। कहने का मतलब ये, जब भी हम 13 से 8 की पावर 12 के डिवाइड करबे तो हम देते आंसर है 1। अब जरा ध्यान दो, ध्यान दे वाली बात इतने पर यह है कि 8 की पावर 103, 8 की पावर 103 यानी 8 की पावर 103, यहाँ 8 की पावर 12। अब 12 में इसे काहे से हम मल्टीप्लाई कर दी तो मामला हमारा 103 तक पहुंच जाए। जैसे मान लो कि अगर 12 में यहाँ 8 से मल्टीप्लाई करी हो तो ये 96 है, अगर 12 में 9 से मल्टीप्लाई करी हो, 9 दूनी 18, 108 है, 108 हमारा ज्यादा हो जी 103 से, तो हम यही करी। तो जब हम 8 की पावर 12 और 12 की पावर 8 कर पाए
इज कॉन्ग्रेंट टू 1 मॉडुलो 13 के रिमाइंडर पर कोई फर्क नहीं पड़ी। तो अति बात हम लिख सके थे 8 की पावर 96 इज कॉन्ग्रेंट टू 1 मॉडुलो 13, लेकिन हमका डील का हैस करेक्ट है, हमका डील तो करेक्ट है 103 से। तो 96 में का हम जोड़ दिए तो 103 आ जाए, 96 में हम का जोड़ दी तो 103 आ जाए। 96 में है अगर हम का जोड़ दी जो 103 है, 7 जोड़ी 7 6 13 9 10, हाँ 7 जोड़े पर आए जी 103। तो अगर हम 8 की पावर 103 कर दी इस कॉन्ग्रेंट टू 8 की पावर 7 मॉडुलो 13 आई जी। चलो अति बात तो हमका सर जी समझ में आई गए, लेकिन एक बात और गुरुजी बताओ हमका कि 8 की पावर 7 हो गया तो थोड़ा सा रिड्यूस करा जा सकता है, वह पई थे काहे परेशान। ध्यान दो ध्यान दो। चलो चाय पे चर्चा करते हैं, मेरा चाय आ गया, ठीक है चाय पीते पीते बात करते हैं थोड़ी सी आपसे। चाय पीने में तो बहुत मजा आता है। 8 की पावर 7 मॉडुलो 13। अब इसको मैं ब्रेक करता हूँ, 8 की पावर 7। जरा ध्यान दो 8 की पावर 2 को मैं लिख सकता हूँ, 8 की पावर 2 कितना आएगा 64। जब 13 से 64 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 13 चक्कू 52, 13 पचे 65, 13 चक्कू 52, तो जाएगा 2 12। तो 8 की पावर 2 इज कॉन्ग्रेंट टू 12 मॉडुलो 13 में लिख सकता हूँ। सर कैसे, अरे बेटा 13 से जब डिवाइड करेंगे 8 की पावर 2 माइनस 12 को, तो देखो रिमाइंडर क्या बचे, डिवाइड हो जाएगा कि नहीं। 64 माइनस 12 जब करोगे तो हमारे पास 13 52 ही तो आएगा, तो 13 चक्कू 52 जीरो नहीं हो जाएगा। समझ आ रहा है नाउ। अब 8 की पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं 8 की पावर 2 इंटू 8 की पावर 2, इसका रिमाइंडर 12, इसका रिमाइंडर 12, तो टोटल रिमाइंडर 144 आया। और इसको फिर से हम 13 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 13 1 जा 13, ध्यान दो 13 1 जा 13, 13 1 जा 13, मतलब 11 रिमाइंडर आएगा। नहीं समझ आया। 13 से जब 144 को डिवाइड करेंगे 13 1 जा 13, 1 बचा, ये 14 हो गया, 13 1 जा 13, तो रिमाइंडर क्या है 1 आया। 11 थोड़ी आएगा यार, तुम गलत हमको करवा रहे हो, 11 थोड़ी आएगा, रिमाइंडर हमारे पास 1 आएगा। तो इरेजर से इस वाले 1 को इरेज कर दिया और इधर वाली कहानी हमने पूरी उड़ा दी। कहानी उड़ाने से हुआ क्या, हुआ कि मुझे मिल गई जगह, और अगर मिल गई जगह तो इस क्वेश्चन को तो हम कर ही देंगे, इस क्वेश्चन को तो हम कर ही देंगे। नाउ कैसे करें, सबसे बड़ी समस्या ये, बड़ा आसानी से करेंगे, काहे परेशान। तो यहां से ये पता चल गया कि 8 की पावर 2 इज कॉन्ग्रेंट टू 12 मॉडुलो 13। सिमिलरली 8 की पावर 4 इज कॉन्ग्रेंट टू 1 मॉडुलो 13। हमको चाहिए था 8 की पावर 7, वी कैन राइट 8 की पावर 7। 8 की पावर 7 को हम लिख सकते हैं 8 की पावर 4, 8 की पावर 2 इंटू 8, 4 2 6 1 7। 8 की पावर 4 का रिमाइंडर 1, 8 की पावर 2 का रिमाइंडर 12 इंटू क्या आ जाएगा 8, 12 8 कितना होता है 12 8 96 होता है, पक्का यस होता है। इसको फिर 13 से हम क्या करेंगे ब्रेक करेंगे, तो 13 से जब 96 को आप ब्रेक करेंगे तो कितना आएगा 13 सती कितना होता है 91, यानी 5 रिमाइंडर आएगा। वी कैन राइट 8 की पावर 7 इज कॉन्ग्रेंट टू 5 मॉडुलो 13। तो यहाँ पे 8 की पावर 7 हमारा रिड्यूस हो गया किससे 5 से, तो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं नाउ 8 की पावर 103 इज कॉन्ग्रेंट टू 5 मॉडुलो 13। इसका मतलब ये हुआ when we divide 8 की पावर 103 by 13, we get remainder 5। समझ आया, we get remainder 5। ये 5 लिखा है, परेशान नहीं होना है। एक क्वेश्चन और है इसमें, मैं करा ही देता हूं। अब कह रहा है कि मान लो 11 से जब हम डिवाइड करेंगे 9 की पावर 107 तो रिमाइंडर क्या बचेगा। फिर से फॉर्मेट थ्योरम लगानी है, एफ टी के पास जाना है, तो एफ टी होता है ए की पावर p माइनस 1 इज कॉन्ग्रेंट टू 1 मॉडुलो p। नाउ ये हमारा कितना 9 की पावर कितनी है कि p कितना है 11 माइनस 1 इज कॉन्ग्रेंट टू 1 मॉडुलो p की वैल्यू कितनी है 11। बस खत्म, बस अभी उड़ा देंगे, इसको रिड्यूस कर देंगे। सर काहे परेशान है आप, इसको हम ऐसे लिख सकता है ना 9 की पावर 10 इज कॉन्ग्रेंट टू 1 मॉडुलो 11।
ध्यान देना, बात का ध्यान देना। अब 9 की पावर 10 क्या रेज करें ताकि 103 तक पहुंच जाए, तो जरा देखो 10 का स्क्वायर करने पे 100 आ जाएगा, बस खत्म। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10 की 9 की पावर 10 की पावर 2, 10 टू जा तो 20 हो जाएगा ना। 10 की पावर अगर मैं 10 करें, 10 की पावर 10 करेंगे तो 10 10 सा कितना होता है 100 होता है। 10 की पावर 10 करने से काम चल जाएगा, 100 तक पहुंच जाएंगे। इस कॉन्ग्रेंट टू 1 मॉडुलो 11। ध्यान दो ध्यान दो। तो यहां से मैं ये कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं कि 9 की पावर 100 इस कॉन्ग्रेंट टू 1 मॉडुलो 11 आ गया। बट हमको चाहिए क्या 9 की पावर, हमको चाहिए क्या 9 की पावर 107। तो मैं अब लिखते हैं 9 की पावर 107 मतलब 9 की पावर 7 इस मॉडुलो 11। अब इसको हमें रिड्यूस करना है, यहाँ पे आ जाओ। तो 9 के स्क्वायर को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, 9 का स्क्वायर आता है 81। 81 को जैसे मैं 11 से डिवाइड करेगा तो 8 7 जा 77, 11 से 7 गया कितना बचा 4, और 11 से 7 गया 4। तो 9 स्क्वायर इज कॉन्ग्रेंट टू 4 मॉडुलो 11। मैं लिख सकता हूँ कि नहीं, ध्यान दो, मैं लिख सकता हूँ कि नहीं। चाहे आप देखो 11 से जब मैं डिवाइड करूंगा ना 9 स्क्वायर यानी 81 को, तो हमारे पास रिमाइंडर 4 ही बच गया। आप करके देख सकते हैं, तो रिमाइंडर 4 ही बचेगा। ओके, सिमिलरली 9 की पावर 4 हमारा क्या आ जाएगा, कॉन्ग्रेंट टू 9 की पावर 2 इंटू 9 की पावर 2। 9 की पावर 2 का रिमाइंडर 4, इसका रिमाइंडर 4, तो 4 चक्कू आ गया 16। 11 से फिर 16 रिड्यूस होगा तो कितना आ जाएगा 4। तो इसका मतलब 9 की पावर 4 इज कॉन्ग्रेंट टू 4 मॉडुलो 11। बड़ा बढ़िया, बहुत बढ़िया। 4 आएगा, 5 आएगा मुन्ना, 5 आएगा, 5 आएगा। 16 से 11 जाएगा तो 5 ही तो बचेगा। तो हमको चाहिए तो 9 की पावर 7, तो वी कैन राइट 9 की पावर 4 9 की पावर 2 इंटू 9, है ना। तो 9 की पावर 4 का रिमाइंडर 5, 9 की पावर 2 का रिमाइंडर 4, इंटू क्या है 9। इन सब का मल्टीप्लाई कर दो तो 5 चक्कू 20 और दूना कितना होता है 20 नमा कितना होता है 180। 180 को अगेन जब हम रिड्यूस करेंगे 11 से तो कितना आएगा, देखो करके यहाँ पे 11 से 180 को करके देखो 11 बन सा 11, यहाँ पे बचा हमारे पास 7 0 11 6 8 66, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 4। तो मतलब हमारे पास रिमाइंडर कितना बचा 4। तो यहां से पता चला ओवरऑल क्या पता चला कि 9 की पावर 7 इज कॉन्ग्रेंट टू 4 मॉडुलो 11। समझ आया। तो मैं इसको लिख सकता हूं कि 9 की पावर 107 इज कॉन्ग्रेंट टू 4 मॉडुलो 11। इसका मतलब जब भी मैं, इसका मतलब यहाँ से ये हुआ मैं 11 से जब 9 की पावर 107 को डिवाइड करेंगे ना तो रिमाइंडर आर जो है 4 आएगा। समझ आया, स्माइल आई चेहरे पे या नहीं। अगर आई है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आई तो और अच्छी बात है। फिर से आप लेक्चर देखिए, ना समझ में आए तो पूछिए, थोड़ा सा चीजें कठिन तो आई हैं लेकिन मेरे पास बहुत ज्यादा समय नहीं मिल पाता, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ आपको लेक्चर देता हूँ, ठीक है। तो फिलहाल इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। एक लेक्चर में यूनिट 2 लास्ट आएगा, हम उसमें नॉर्मल सब ग्रुप, क्विसेंट ग्रुप और आयलर थ्योरम के बारे में बात करेंगे और फिर ये हमारे पास फिनिश हो जाएगा। और फिनिश होने के बाद क्या करेंगे, हम लोग मजे करेंगे और फिर होमोमॉर्फिज्म यूनिट 3 से स्टार्ट करेंगे। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।